नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। सरकार ने भले ही कृषि कानून वापस कर दिए, लेकिन किसान अब भी आंदोलन के मूड में हैं। किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने कुल सरकार से 6 मांगे रखी हैं, जिनमें एक नई मांग ये भी जोड़ी गई है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाया जाए। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस पर कानून बने। अभी तक सरकार 23 फसलों पर एमएसपी देती है, लेकिन कुछ भी लिखित में नहीं है। बस किसानों का यही डर है कि ये एमएसपी कभी भी बंद हो सकती है, और इसीलिए उनकी मांग ये है कि अब एमएसपी का कानून बनाया जाए। अर्थशास्त्र का एक धड़ा इस तरह से एमएसपी दिए जाने का विरोध करता रहा है और अभी भी कर रहा है। ऐसा क्यों है, ये आप समझिए। इसके लिए आपको सबसे पहले हम अमेरिका के एक उदाहरण को सामने रखेंगे। आपको ये देखना चाहिए कि आज से करीब 43 साल पहले जब अमेरिका ने अपने दूध के किसानों को एमएसपी दिया था, तो उनका क्या हाल हो गया था। सबसे पहले आप इसे देखिए। कहानी शुरू हुई 1977 में, जब जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति बने। कार्टर एक किसान थे। उनके पहले की 6 पीढ़ियां अमेरिका में खेती कर रही थी, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के किसानों को उनसे खासी उम्मीदें थी। अपनी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई घोषणाएं भी की थी। तो जब जिमी कार्टर राष्ट्रपति बने तो उन्होंने दूध के किसानों के लिए घोषणा की कि हर 6 महीने में दूध के दाम खुद ब खुद बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब ज्यादातर किसानों ने दूध का उत्पादन शुरू कर दिया। ये सवाल हुआ कि इस दूध का करेंगे क्या, इसे कौन खरीदेगा। सरकार ने तय किया कि वो खुद खरीदेगी, ताकि दूध की डिमांड बढ़े और दामों पर कोई असर न पड़े। लेकिन दूध के साथ दिक्कत ये थी कि वो बहुत जल्द खराब होना शुरू हो गया। सरकार के पास स्टोर्स की कमी थी, वो कहां रखती, ये नई समस्या थी। बासी दूध तो किसी काम का नहीं था। अब अमेरिकी सरकार ने तय किया कि वो किसानों से दूध नहीं, चीज खरीदेगी। सरकार ने चीज खरीदनी शुरू की। चीज बनाने वालों ने दूध खरीदा और दूध की डिमांड हाई बनी रही। सरकार ने चीज खरीदने के लिए एक दाम तय कर दिया, जिसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी कह सकते हैं। इस दाम पर जो भी अमेरिकन सरकार को अपनी चीज बेचना चाहता था, वो बेच सकता था। सरकार उसे खरीद रही थी। समस्या ये हो गई कि किसानों ने खराब चीज भी सरकार को बेचनी शुरू कर दी, तो अमेरिकी सरकार ने चीज को टेस्ट करके अप्रूव करने वालों की भर्ती कर दी। अब चीज को चख कर ही खरीदा जा रहा था। जल्दी ही अमेरिका में सारे सरकारी गोदाम चीज से भर गए। सरकार खरीदती जा रही थी, चीज जमा होती जा रही थी। सरकार ने एक बहुत बड़ा गोदाम भी बनाया, जो जमीन के 35 फीट नीचे था, और इसका आकार 120 फुटबॉल के मैदानों के बराबर था। अब साल 1980 आ गया था, और तब तक जिमी कार्टर की सरकार चली गई और 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। सरकार तब तक भी चीज खरीद रही थी। 1981 में जब जिमी कार्टर के कार्यकाल का अंत हुआ, तो डेयरी किसानों को सपोर्ट देने वाली इस योजना पर अमेरिकी टैक्स पेयर का $200 करोड़ यानी 14,875 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, और हर अमेरिकी के लिए 1 किलो सरकारी चीज मौजूद थी। इस चीज का सरकार क्या करती, इसलिए तय हुआ कि ये चीज गरीबों में बांट दी जाएगी। अब ये चीज तो खत्म हो गई, लेकिन हर 6 महीने में दूध के दाम खुद बढ़ने वाला प्रावधान भी हटा दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार ने समस्या सुलझा ली। ये बेसिक डिमांड और सप्लाई की समस्या थी। सरकार एक गैर जरूरी दूध की डिमांड कर रही थी और किसान उस दूध की सप्लाई कर रहे थे। अब सरकार ने किसानों को फिर से पैसे दिए ताकि वो अपने दूध का उत्पादन कम कर सके। अमेरिका के इस उदाहरण को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अमेरिका के चीज प्रोग्राम का उदाहरण आज महत्वपूर्ण है। आपको इसलिए ये दिया ताकि आप एमएसपी की समस्या को समझ सके, ताकि आप ये समझ सके कि अगर सरकार ने एमएसपी की गारंटी वाला कानून पास कर दिया, जैसा कि किसानों की मांग है, तो उससे क्या नुकसान होगा। भारत में धान और गेहूं सरकार एमएसपी पर खरीदती है, और इसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। सरकार के पास पहले से ही कई गुना बफर स्टॉक मौजूद है। यानी सरकार अगर एमएसपी पर किसानों से गेहूं या धान ना भी खरीदे, तब भी उसका पीडीएस का काम चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बावजूद सरकार खरीदारी करती है। अब ऐसे में अगर खरीदारी की गारंटी ही तय हो जाए, तो फिर इतना स्टॉक का सरकार, आप बताइए, करेगी क्या, और क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान
कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं और अब बहस का मुद्दा है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों की मांग है कि एमएसपी सुनिश्चित हो, इसका कानून सरकार पास करे। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। ये एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून बनाने से समस्या क्या है, उसे समझने से पहले आप ये समझिए कि एमएसपी है क्या। एमएसपी का शाब्दिक अर्थ हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के लिए दाम की गारंटी होती है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों न हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदती तो है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने को बाध्य करता हो। किसान सरकार से ऐसा ही कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको सरकार के डर की वजहों को बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एमएसपी का पूरा खेल समझना होगा। 1965 में भारत भयंकर अनाज के संकट से जूझ रहा था। तब भारत लाल गेहूं का आयात करने के लिए मजबूर था, जिसे PL 480 कहा जाता था। उस वक्त भारत का कोई अनाज बैंक नहीं होता था। भारत के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था, जिससे हम वैश्विक बाजार से कोई अनाज खरीद पाते। यहीं से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई। इसके बाद हरित क्रांति आई और आने वाले कुछ सालों में भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 1960 के दशक में हरित क्रांति में पंजाब की बड़ी भूमिका थी। पंजाब ने गेहूं और चावल उगाना शुरू किया, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के पास बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार है। अप्रैल 2021 में सरकार का अनाज का भंडार 8 करोड़ 17 लाख मीट्रिक टन था, जबकि 1965 में सिर्फ 70 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे। सरकार के इस बफर स्टॉक में मौजूद अनाज की कीमत 1,70,000 करोड़ रुपए है। ये एक तरह की डेट कैपिटल है, क्योंकि इतने अनाज की जरूरत ही नहीं है। किसानों से एमएसपी पर खरीदे गए अनाज से सरकार सिर्फ पीडीएस में राशन बांटती है। इसके अलावा अगर बाजार में किसी अनाज की कमी होती है तो सरकार अपने भंडार से अनाज जारी करती है। भंडारों में रखा गया सरकार का ज्यादातर अनाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार हर साल किसान से अनाज खरीदती ही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अगर सरकार सारी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है तो 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो कुल सालाना बजट के करीब 50% है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर एमएसपी के जरिए सरकार किसानों को पैसा देती है तो आखिर में इसका सीधा असर देश की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। अगर कोई एमएसपी की लीगल गारंटी होती है तो किसानी जहाँ पे इतनी गरीबी है वहाँ पे आमदनी बढ़ेगी और उससे फिर किसानों का खुशहाली होगी। जब किसानों की खुशहाली होगी, जब उनके हाथ में परचेजिंग पावर आएगी तो फिर जीडीपी भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अभी तो 23 क्रॉप्स में जो डिक्लेयर होता है एमएसपी, लेकिन जो असली में सिर्फ 3 ही क्रॉप्स हैं जहाँ पे कि वो ठीक से लागू हो पाता है। अब 23 जो फसलें हैं या उत्पाद हैं कृषि के, उससे जो बाकी और जो फसलें हैं वहाँ पे भी देने की ज़रूरत है। और फिर किसान शिफ्ट करेगा अपना जो उपज है वो गेहूं से और चावल से, वो और बाकी जो तिलहन हैं, बाकी दालें हैं, उनमें फिर ज़्यादा उगाना शुरू करेगा। अभी सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। अगर जब 100% को यानी 94% जो बच गए उनको भी जब एमएसपी मिलेगा तो जो कंजम्पशन लेवल है देखिए कितना बढ़ जाएगा। और वो जो कंजम्पशन लेवल होगा वो बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी नहीं होगा, वो रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी बन जाएगा। और उससे ऑब्वियसली जो हमारी जीडीपी है वो दौड़ेगी। तो ये समझना है हमारे को कि ये भार नहीं है एमएसपी देना देश के इकोनॉमी के लिए, बल्कि ये उसको बूस्ट करता है। तभी मैंने हर जगह कहा है कि एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर दैट कैन रीबूट इंडियाज इकोनॉमी। कुल मिलाकर एमएसपी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, ये अब दो लोगों के बीच का मामला है, किसान और सरकार का। अगर सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है तो किसान अब टेबल पर बातचीत करके
एमएसपी को लेकर समाधान निकाले, आम जनता इससे परेशान ना हो। किसान की इन बातों, एमएसपी, पॉलिटिक्स, इन सारी बातों के बाद अब रिपोर्ट आपके सामने घर की पॉलिटिक्स वाली होगी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी आज अपने नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मना रही थी। हमारी तरफ से भी उनको खूब सारी शुभकामनाएं। उम्मीद थी कि मुलायम सिंह के जन्मदिन की खुशियों से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जो दरार है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की मौजूदगी में लखनऊ में केक काटा। शिवपाल यादव ने मुलायम के बगैर ही सैफई में उनका जन्मदिन मनाया। यहां भी शिवपाल साइकिल पर सवार होने के लिए बेकरार दिखे, लेकिन मुलायम के जन्मदिन पर भी उन्हें ना बुलाकर अखिलेश ने अपने फैसले के लिए संकेत दे दिया है, या अपने फैसले का संकेत दे दिया है। अब सवाल यह है कि अखिलेश चचा शिवपाल को अपने चुनावी रथ में बिठा क्यों नहीं रहे हैं। सैफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर शिवपाल यादव की ये दंगल प्रतियोगिता तो कुछ घंटे में खत्म हो गई, लेकिन परिवार का दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसका सबूत है ये दो तस्वीर। पहली तस्वीर लखनऊ में मनाया गया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के जश्न की है, जिसमें अखिलेश यादव समेत मुलायम सिंह परिवार के लगभग सभी सदस्य शामिल थे। और दूसरी तस्वीर सैफई की है, जहां मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने केक काटा, लेकिन इस जश्न में सिर्फ शिवपाल यादव के ही समर्थक मौजूद थे। मतलब साफ है कि मुलायम सिंह के 83वें जन्मदिन पर भी अखिलेश और शिवपाल के आंकड़े ठीक नहीं हुए हैं। बेटे के साथ जन्मदिन मनाते हुए मुलायम सिंह ने चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश जरूर बढ़ाया, लेकिन अखिलेश शिवपाल के दंगल पर खामोश रहे। हमारे नौजवानों में कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। ये सच है कि मुलायम सिंह के लिए शिवपाल बहुत अहमियत रखते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि परिवार में पड़ी दरार भर जाए, लेकिन चुनाव बेटे और भाई के बीच है, इसलिए मुलायम खामोश है और उनकी खामोशी शिवपाल को परेशान कर रही है। वो किसी भी तरह साइकिल पर चढ़ने के लिए बेताब है। आपकी बात मान ली, मैं तो रुक गया हूँ। बन जाए मुख्यमंत्री, यही तो कहा, लेकिन 2 साल के अंदर अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं। और हमने सब शर्तें मान ली, सब शर्तें मान ली, फिर मान लेंगे। बनो मुख्यमंत्री, कैसे बनो? एकता में बहुत कुछ ताकत होती है। शिवपाल की ये बेताबी नई नहीं है। करीब 4 महीने पहले एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का एसपी के साथ विलय तक के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश हरी झंडी देते नहीं दिखे। हम तो चाहते हैं हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, और जितने भी हमारे साथ जो लोग हैं उनका सम्मान जरूर रहना चाहिए। मिलके बैठ के बात कर लो, कह दो चाचा तो तैयार हैं समाजवादी पार्टी से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए, उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है और उनका बाकायदा सम्मान पूरा किया जाएगा। समझौता हमारा है, आने वाले समय में समझौता करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करेगी। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा, उनके दल का, उनका पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। काफी समय से इस बात की उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ जाएंगे और परिवार एक हो जाएगा। शायद शिवपाल यादव को भी इस बात की उम्मीद थी, लेकिन लखनऊ के जश्न में शिवपाल को न्योता ना मिलना बताता है कि अखिलेश यादव के चुनावी गणित में शिवपाल यादव फिट नहीं बैठते। शिवपाल के बार बार हाथ बढ़ाने के बावजूद अखिलेश करीब नहीं आ रहे, और इसकी वजह सियासी गुणागणित है। दरअसल अखिलेश को लगता है कि शिवपाल की छवि से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है और युवा वोट बैंक खिसक जाएगा। इस बीच शिवपाल की रथ यात्रा भी फ्लॉप रही है, जिससे अखिलेश को यह समझ आ चुका है कि शिवपाल के पास वोट बैंक नहीं बचा है, और अगर वो पार्टी में शामिल किए जाते हैं तो इससे गुटबाजी बढ़ सकती है। इसके अलावा शिवपाल टिकट बंटवारे में भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। देखिए, अभी जब बातचीत होगी, जब भी बातचीत होगी,
जिससे भी बातचीत होगी तब सूची वगैरह दी जाएगी। बातचीत से तय होता है, सूचियों से थोड़े तय होता है। हम अब भी चाहते हैं जल्दी जल्दी बातचीत हो, हाँ, चाहे गठबंधन हो, कुछ भी हो, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। और नहीं तो ये जनता से मैंने कहा है कि हम सम्मेलन अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का करेंगे। शिवपाल यादव की रथ यात्रा का फीका रंग देखकर अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि शिवपाल से हाथ मिलाने में फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। इसके अलावा अगर शिवपाल अखिलेश के साथ आते हैं तो विरोधियों को अखिलेश पर उंगली उठाने का मौका भी मिल जाएगा। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव शिवपाल से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझ रहे हैं। अखिलेश भले ही विरोधियों के वार से बचने के लिए शिवपाल से दूरी बना रहे हैं, लेकिन परिवार का ये झगड़ा भी विरोधियों के लिए किसी मौके से कम नहीं है। चाचा भतीजा मिल गए तो क्या होगा? कैसे मिलेंगे? जिसको दुत्कार कर आप निकाल दिए हैं वो मिलेगा कैसे? जिसको आप मार कर मंच से निकाल दिए हैं, धक्का देकर निकाल दिए हैं, वो कैसे मिल सकता है? यूपी को लेकर एबीपी न्यूज का सर्वे भी यही कह रहा है कि यूपी में भले ही बीजेपी पहली पसंद हो, अब अगर चुनावी सफलता मिलती है तो क्या चाचा के सम्मान के लिए वो उन्हें गले लगाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो ये तो बाप बेटे की बात हुई। अब बात उन दो तस्वीरों की जो देश के राजनीतिक गलियारों में पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रही है। कैस कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जिसमें मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन तस्वीरों से कौन सा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। हमारी जो अगली खबर है वो इसी को डिकोड कर रही है। दिलचस्प है, देखिए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर कल से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है। तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि 71 साल के नरेंद्र मोदी ने 49 साल के योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री को कुछ समझा रहे हैं। सिर्फ 3 से 4 महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे राजनीतिक हालात में ये तस्वीर बहुत बड़ा सियासी संकेत दे रही है। ये फ्रंट पोज है और ये है बैक पोज। यही तस्वीर बैक साइड से। हालांकि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर डला शॉल नहीं दिख रहा है। इन दोनों तस्वीरों के कई मायने निकल रहे हैं। इन तस्वीरों से भविष्य के संकेत खोजे जा रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ 2022 तक ही नहीं जाती, बल्कि 2024 की झलक भी इसमें दिख रही है। तस्वीर को ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। लेकिन इसके साथ ही वो तुरंत अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, दुनिया के खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ कुछ कदम संग चलना पड़ता है। ऐसा ही आरोप दूसरे विरोधी भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में बीजेपी की राजनीतिक हालत ठीक नहीं है। इसी पर मोदी और योगी के बीच मंथन हो रहा है। आपने देखा होगा फोटो में उनकी माथों की चिंता यह स्पष्ट संकेत दे रही है, उनके चेहरे का भाव स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है और उत्तर प्रदेश से सफाया तय है। तो सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी से जो बीजेपी का वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है उससे बन नहीं रही है। अब योगी जी को दिखाना पड़ रहा है वीडियो शेयर करके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे हैं। मामला जो पार्टी के अंदर किचकिच है, जो मनमुटाव है, गुटबाजी है, उसको लेकर दोनों के बीच बात हो रही है। ये किस मुद्दे पर बात हो रही है? बीजेपी की हालत खस्ता है, बंगाल वाली हाल यूपी चुनाव में होगी। इन तस्वीरों से संदेश देने की कोशिश की गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी साथ साथ हैं। असल में कुछ महीनों से अफवाह फैलाई जा रही थी कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच गहरी खाई है। इन तस्वीरों के जरिए इन अफवाहों को नकार दिया गया है और संकेत दिया गया है कि पार्टी में सब ठीक है। साथ ही इससे ये भी कहने की कोशिश है कि विरोधी गलतफहमी में न रहें। ये भी संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी के आला नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है।
राजनीति में सब कुछ यूं ही नहीं होता। बीजेपी के वोटर और कैडर से जब आप सवाल पूछते हैं कि मोदी के बाद कौन, तो उनका जवाब योगी के पास आकर रुकता है। ये तस्वीर शायद उसकी पुष्टि भी करती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इस तस्वीर में अमित शाह कहां फिट होते हैं? इन तस्वीर के आप कुछ माने निकाल सकते हैं, हम कुछ माने निकाल सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक पंडित कुछ माने निकाल सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि असल माने वोटर ही निकालेगा। यूपी में महिलाओं के लिए दिल खोलकर वादे और दावे किए हैं। सवाल यह है कि चुनाव करीब आते ही इस बार सियासी पार्टियों को महिलाओं की फिक्र इतनी क्यों हो रही है? जवाब यही है। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। पंजाब की चुनावी चाशनी में ये अरविंद केजरीवाल की घोली गई नई शक्कर है। पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे अरविंद केजरीवाल ने अब महिला कार्ड का मास्टर स्ट्रोक चला है। पंजाब की हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। इस 1000 रुपए के दाव से केजरीवाल पंजाब में परचम लहराने की बिसात बिछा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने स्कीम से महिलाओं को तो अपना वोटर बनाया ही, पुरुष वोट का प्रचारक बनने का भी उन्हें मंत्र दिया। ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। महिलाएं अपनी वोट तो देंगी कि नहीं देंगी? अपनी वोट तो देंगी, लेकिन हर महिला को जिम्मेदारी लेनी है कि घर के अंदर हर पुरुष को मनाना है। उनको मनाना है कि देखो पंजाब जिस भी पार्टी को, अपने पति को, अपने पिताजी को, अपने बेटे को, उसको बोलना, बच्चे अपने पति को बोलना है, जी आपकी जो मर्जी पार्टी हो, हमें आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बार एक मौका केजरीवाल को देके देखो। यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल महिला वोटर्स पर खास जोर दे रहा है। पंजाब में केजरीवाल से पहले यूपी में प्रियंका गांधी भी महिला कार्ड चल चुकी हैं। प्रियंका ने तो बाकायदा यूपी में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया। प्रियंका ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को ही बांटने जा रही है। प्रियंका के इस ऐलान के बाद एबीपी न्यूज ने उनसे महिलाओं को टिकट देने के गुणागणित से जुड़ा सवाल भी किया। 40% का ये जो आप लोगों ने ऐलान किया है, इसके पीछे क्या गणित है, क्या कैलकुलेशन है, और 40% क्यों? 40% क्यों नहीं? शुरुआत तो कहीं से होनी है। तो कैलकुलेशन देखिए, ये बेसिकली एक भावना है। आपने कहा क्या महिला शक्ति कांग्रेस को सत्ता में ला सकती है? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला शक्ति महिला को सत्ता दे सकती है कि नहीं? भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा दशकों पुराना है, लेकिन महिला वोट के लिए ऐसी लड़ाई देखने को मिली नहीं थी। इस बार के चुनाव में महिलाएं इतनी अहम क्यों हो गई है? इसकी वजह है बदलता चुनावी पैटर्न और बीजेपी के एक बड़े वोट बैंक में सेंध की कोशिश। केंद्र सरकार इस वक्त देश में महिलाओं की तरक्की से जुड़ी 13 बड़ी योजनाएं चला रही है। उज्ज्वला जैसी योजना से बीजेपी का महिला वोट बैंक काफी मजबूत हुआ है। 2021 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की महिला वोटर की भूमिका काफी अहम रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे और पश्चिम बंगाल महिला वोटर्स की संख्या 49% हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी महिलाएं सत्ता की चाबी बन चुकी हैं। इसीलिए सभी पार्टियां महिला वोट की चोट से विरोधियों को धराशायी करने का प्लान बना रही है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में महिला वोटर के अगर आंकड़ों की बिसात पर हम आपको जानकारी देने की कोशिश करें कि वो कितनी ताकतवर है, आप देखिए। पहले पंजाब की बात कर लेते हैं।
पंजाब में कुल 2 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 98 लाख है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज था 75.88, जबकि महिलाओं का था 77.9। ये आंकड़े अपने आप में पंजाब की सियासत में महिलाओं की ताकत को दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का रुख कीजिए, वहां भी तस्वीर अलहदा नहीं है। यहां भी महिला मतदाता सरकार बनाने और बदलने की हैसियत वो मादा रखती है। देखिए आप, यूपी में कुल वोटर्स हैं 15 करोड़, जिनमें महिला वोटर्स हैं 7 करोड़ आसपास। 2017 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 4 करोड़ वोट महिलाओं के पड़े थे और पिछले चुनाव यानी 2012 के मुकाबले महिलाओं की वोटिंग में 4% का इजाफा हुआ। यही नहीं, 2019 आम चुनाव में यूपी में महिलाओं का मतदान जो है वो पुरुषों के मुकाबले 1% ज्यादा था। खास बात यह है कि यूपी में 60% महिला वोटर्स की उम्र जो है वो 18 से 35 साल के बीच है। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन सियासत में उनका दखल आप भी जानते हैं कम है। उनके वोटों की कीमत कुछ सालों पहले तक कम आंकी जाती थी। समाज और सियासत में हो रहे बदलाव के बाद अब महिला वोट राजनीतिक दलों को कुर्सी की सीढ़ी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि हर पार्टी की नजर महिला वोटों पर है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं पर जो बड़ा दांव खेला है, वादा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 18 साल से ज्यादा की उम्र वाली हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, फिर चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर की 3 महिलाएं क्यों ना हो। उत्तराखंड में भी कल केजरीवाल ने फ्री तीर्थ यात्रा का वादा किया। मुफ्त की सियासी रणनीति दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों में कितनी कारगर साबित होगी, अब ये देखना है। विपक्ष केजरीवाल पर सवाल दाग रहा है और पूछ रहा है, भाई पैसे कहां से आएंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 हो जाएंगे। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। फ्री फ्री फ्री, कहीं फ्री बिजली देने का ऐलान, कहीं फ्री यात्रा करवाने का वादा, तो कहीं फ्री में पैसे देने का। दिल्ली का दंगल जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अपना मुफ्त वाला दांव देश के दूसरे राज्यों में खेलना शुरू कर दिया है। देवभूमि में एक मौका दो, देवभूमि के सारे लोगों को फ्री में अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाएंगे। 2022 के शुरू में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने रविवार को उत्तराखंड में फ्री तीर्थ यात्रा कराने का ऐलान किया। उधर 24 घंटे के अंदर पंजाब में महिलाओं से वादा कर दिया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 18 साल के ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। अब ये समझिए कि पंजाब की महिला वोटर्स को केजरीवाल लुभाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। पंजाब की आबादी करीब 2 करोड़ 80 लाख है। इसमें से करीब 98 लाख महिला वोटर्स हैं। आम आदमी पार्टी के मुफ्त वाले वादों पर अब बीजेपी निशाना साध रही है और सवाल दाग रही है कि फ्री वाले वादे पूरे करने के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसा कहां से आता है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या सुधार किया है? क्या दिल्ली में कुछ बसें खरीद पाए वो 7 साल में? क्या दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी वो दे पाए? आखिर ये जो मुफ्त की वो बात कर रहे हैं, इसका पैसा कहां से आएगा? टैक्स पेयर की एक जेब से निकलेगा, दूसरी जेब में जाएगा। ये पैसा ऐसे आएगा कि चन्नी साहब, पंजाब सूबे के माननीय मुख्यमंत्री,
अपने दाहिने हाथ पे माइनिंग माफिया को बिठाते हैं, अपने बाहिने हाथ पे ट्रांसपोर्ट माफिया को बिठाते हैं। ये रेता और ट्रांसपोर्ट माफिया, ये दो माफिया ही खाली बंद कर दो तो ये सारा रकम, सारा पैसा निकल कर आ जाएगा। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में फ्री पानी बिजली वाला दाव दूसरे राज्यों में चलता है या नहीं, ये वोटर्स तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ये फ्री वाले वादे कर रही है। इस वक्त यूपी में प्रियंका गांधी स्कूटी और स्मार्टफोन से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं अखिलेश भी फ्री बिजली के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति में विकास की राजनीति पर फ्री की बिसात भारी पड़ती है? तो धन्य हो चुनावों का, जनता की वक़्त बढ़ गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।